कौशल विकास एवं सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित आईटीआई में छात्र संख्या और सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर विस्तृत समीक्षा की। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आगामी भर्ती सत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्थित आईटीआई में छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि आगामी भर्ती सत्र को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि छात्र विभागीय योजनाओं का लाभ उठाते हुए दक्षता हासिल कर सकें। कहा कि प्रदेश के देहरादून के निरंजनपुर, श्रीनगर और अल्मोड़ा स्थित आईटीआई में टीवीएस कंपनी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। लगातार अपने विभागों की समीक्षा करते रहते हैं कि हम हर 6 महीने में कि हमको कहाँ क्या गोल सेट किए थे और कहाँ हमने कितने अचीव किए, और अब नेक्स्ट जो इस हमारा एडमिशन सीजन है उसमें क्या क्या नई चीजें करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमने टीवीएस के खोले थे, एक देहरादून निरंजनपुर आईटीआई, श्रीनगर और अल्मोड़ा, उनका उद्घाटन हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं। वो तैयार हो गए हैं पूर्ण तरीके से। 13 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने टाटा टेक्नोलॉजीज को दिए थे, उनका इस जुलाई से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनमें शुरू करने जा रहे हैं। उसके मशीनरीज और उनके इंस्ट्रक्टर्स टाटा के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो हमारे बच्चों को बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। और जो 32 आईटीआई हमारे डीएसटी मॉडल में चल रहे थे, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में, जहाँ पे 6 महीना बच्चा हमारे आईटीआई कॉलेज में ट्रेनिंग लेगा और 6 महीना वो होंडा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेगा। प्लस जब वो 6 महीना कंपनी में जाकर ट्रेनिंग लेता है तो उसको 8 से 12 हजार की स्टाइपेंड मिलती है। उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं और 32 से उसको बढ़ा के 45 डीएसटी मॉडल के आईटीआई को चलाने जा रहे हैं। तो एक कोशिश है कि लगातार जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से और बच्चों को नई फैसिलिटी देके 168 हमारे पास न्यू इंस्ट्रक्टर्स आए हैं, जिनको हम कल उनका ज्वाइनिंग देंगे। और जो हमारे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर्स की कमी थी, जिसके कारण एडमिशन ना होने का भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे आईटीआई से जिसमें इंस्ट्रक्टर नहीं थे, वहां पे बच्चे ड्रॉप आउट कर गए। उन आईटीआई को भी हम प्राथमिकता से इंस्ट्रक्टर्स भेजेंगे ताकि हमारे जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके। देहरादून शहर की पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए सौंग नदी पर बनाए जा रहे बांध को लेकर टिहरी जनपद के प्रभावित ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जौनपुर विकासखंड के प्रभावित गांवों के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी टिहरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 1 सप्ताह बाद आंदोलन शुरू कर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। सौंग बांध प्रबंधन समिति के बैनर तले आज प्रभावित ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल नई टिहरी पहुंचा और जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना से उनके गांव प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय से प्रशासन और शासन स्तर पर केवल वार्ताएं हो रही हैं। जैसे कि आप लोग विदित हैं कि टिहरी जनपद में चल रही है और मेजरली हमारे जो जौनपुर ब्लॉक है और तहसील धनौल्टी है, उसके गांव जो है उस क्षेत्र में आते हैं। पिछले दिनों जब सौंग में वहाँ पे काफी सकलाना पट्टी पे आपदा आई थी, तो उसके बाद मेरा भी वहाँ पे भ्रमण लगा था अक्टूबर में, और वहाँ जाके देखा था कि सौंग डैम के जो कार्य हो रहे हैं उससे काफी जो गाँव है वो प्रभावित हुए हैं। एक जो मुद्दा है, जो इशू है, वो दैट इज ऑफ विस्थापन, और विस्थापन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। जो एक लैंड पार्सल जो विस्थापन का है वो ओके हो गया है, शासन से सारी कार्रवाई हो गई है और वहां पे उसको डेवलप किया जा रहा है। दूसरा जो लैंड पार्सल है उसको लेके अभी शासन स्तर पे जो निर्णय है वो अभी विचाराधीन है। जो लोगों की डिमांड है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे जो अभी कंडीशंस हैं वो आपदा में काफी मतलब विकट हो जाती हैं रहने के लिए, तो लोगों की मांग थी कि जब तक हमारा विस्थापन नहीं होता है तो हमें कोई वैकल्पिक एक मतलब रिलीफ कैंप या वैकल्पिक सरकार अगर उनको मतलब एक किराया या कोई अनुदान दे देगी तो उससे उनको फायदा होगा। हमने एक सेम टाइप ऑफ प्रपोजल लास्ट टाइम भी दिया था, जिसमें हमें खुद भी लगा था कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं वो वहाँ पे काफी ही डिफिकल्ट कंडीशंस में रह रहे हैं, तो यदि हम उनका भी विस्थापित कर देंगे बाकी लोगों के साथ तो उस तरीके से एक निर्णय शासन स्तर ले लेगा। हमारा इसमें मेरा मानना है कि अभी प्रमुख सचिव सिंचाई महोदय सर से बात भी की जाएगी इस पे, और माननीय विधायक जी से भी बात हुई है और ये मैटर ऊपर लेवल पे भी एस्केलेटेड है, तो उसको हम जल्दी करवाने की प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल का एक बयान राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। श्रीनगर बेस अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या वे गुलदार हमलों में मृतकों और पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे। इस पर मंत्री ने कहा कि यह संभव नहीं है कि वे हर गुलदार हमले में मारे गए व्यक्ति के घर जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में वन विभाग के अधिकारी विशेष रूप से डीएफओ को निर्देश दिए गए हैं और वे घटनाओं के बाद तत्काल पीड़ित परिवारों तक पहुंच सक रहे हैं। मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। आलोचकों का कहना है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि जनता की सुख दुख में साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस तरह के बयान जनता की भावनाओं को आहत करते हैं।
वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मंत्री का यह बयान आम जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है और इससे सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े होते हैं। डॉक्टर रावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। पूछ के आएगा, अभी भी कह रहा हूँ, मतलब मुझे पत्रकारिता का स्तर होना चाहिए। पत्रकारिता इतने निम्न स्तर में चली गई कि अगर कोई बात किसी का गाँव, अगर धन सिंह जी के गाँव में भाग गया तो क्या धन सिंह जी की जिम्मेदारी है? अरे जंगली जानवर है, जंगली जानवर, जंगल के आसपास हमारे सारे गांव बचे हुए हैं, बाघ कहाँ चल जाए? हमारा प्रयास ये है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जाए। हमारा प्रयास ये है कि वनाग्नि को जन सहयोग से कम किया जा सके। और अगर आप देखेंगे 4 लाख रुपए जो मुआवजा मिलता था, विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख के स्थान में 10 लाख करने का काम किया। फायर वॉचर्स का जो बीमा 2 लाख का होता था उसको 10 लाख रुपए करने का काम किया। लकड़ी पेड़ों को काटने की अनुमति, जिसमें कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे 27 पेड़ों की अनुमति थी, बाकी हजारों पेड़ों में अनुमति लेने का प्राविधान था। हमने कुल 15 पेड़ों को प्रतिबंधित रखा है और बाकी सारे पेड़ों को मुक्त कर दिया अनुमति लेने से। सरकार पूरी तरह से चाहती है कि जनता के प्रति दोस्ताना पॉलिसी बनाए ताकि वनों को बचाने में जन सहभागिता के माध्यम से वनों को बचा सके। लेकिन पत्रकारिता में मेरा अनुरोध है, पीठ पत्रकारिता से बचना चाहिए। केवल सेंसेशन पर, जिन खबरों से सेंसेशन फैले, इस तरह की खबरों को बजाय रोकने के, बजाय दिखाने के, उनको ऐसी चीज़ों को दिखाना चाहिए जो समाज के अंदर संदेश भी दें, जो समाज की मदद भी करें और सरकार को चेताने का काम। मैंने भी अभी उनका जो इंटरव्यू था देखा है और मैं सोचता हूँ हमें शर्म आ रही है। और क्योंकि माननीय सुबोध उनियाल जी और मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध रहे हैं और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि जो घायल हो रहे हैं या जिनको मारा जा रहा है जंगली जानवरों के द्वारा, ये जो आग के कारण शहीद हो गए, आग के कारण झुलस गए, मर गए, उस पर पीड़ा व्यक्त करने के बजाय, उस पर दुख व्यक्त करने के बजाय आप अगर इस तरह की बात करोगे, कभी कहोगे कि भाई उनकी कोई नेता कहती है, महिला नेता, कि भाई किसने कहा कि जंगलों में घास काट, जंगलों में आप जाओ। अरे हमारा पहाड़ की संस्कृति है, गैस इतनी महंगी हो गई है, हर गांव में गैस नहीं है। हमारी माता बहनें, अगर हमारी बेटियां घास काटने नहीं जाएंगी तो दूध कैसे पिएंगे, घी कैसे खाएंगे, दही कैसे खाएंगे? और अगर लकड़ी काटने नहीं जाएंगी तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? आज गैस खरीदने की स्थिति नहीं है किसी की भी, जिस तरह गैस महंगी हो गई है। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि भाजपा की महिला नेता भी इस तरह के बयान दे रही, और वन मंत्री का ये बयान मैं सोचता हूँ बहुत दुखदायी बयान है वन मंत्री का कि भाई मैं उनके गांव में क्यों, हर चीज को पैसे से नहीं तोला जा सकता। 4 लाख मैंने किया था जब मैं वन मंत्री था, 4 लाख मैंने किया था। अब आज वन मंत्री कह रहे मैंने 10 लाख कर दिया। अरे ठीक है, तुमने 10 लाख कर दिया, लेकिन जो 10 लाख में जो हमने खो दिया जिनको, उनको लौटा सकते हो क्या? जो जंगली जानवरों ने जिनको अपना शिकार बना दिया, क्या उनको लौटाया जा सकता है क्या? और ठीक है, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि भाई मैं कोशिश करूंगा, जहां भी घटनाएं हो रही मैं कोशिश करूंगा वहां जाने की। किसी वजह से मैं नहीं जा पाया तो हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधि उनके दुख दर्द में सम्मिलित होने का काम करेगा, ये भी तो कहा जा सकता था। वन मंत्री का ये कहना कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा और मैंने पैसा बढ़ा दिया, ये मैं सोचता हूं इससे बड़ा दुखदायी स्थिति दूसरी नहीं हो सकती है। और ये भाजपा सरकार की मैं सोचता हूं उनकी सोच है कि उनको इतना घमंड हो गया है, या वो सत्ता के मदमूस में इतना हो गया कि आज अगर हमारे गांव में जंगली जानवर किसी को शिकार बना रहे हैं तो उनको इसके बात की चिंता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य स्थिति है। इससे पूरा उत्तराखंड इस समय जो है उनके इस बयान से बहुत दुखी है। जिस तरह एक बयान उनके नगर विकास मंत्री ने दिया था तो उस भाजपा सरकार को उसको हटाना पड़ा था, जिसने पहाड़ियों को अशब्द शब्दों से प्रयोग किया था। और ये तो और भी ज्यादा पीड़ाजनक शब्दों का प्रयोग जो है वन मंत्री ने किया है। मैं भी वन मंत्री रहा हूं, मुझे आज भी याद आ रहा है जब श्रीनगर से मैं पौड़ी आ रहा था और खंडा के ऊपर आग लगी थी। मैंने वहां से
डीएफओ को फोन किया, मैंने डीएम को फोन किया, कह रहे साहब हम वहां हमारे फोर्स गया हुआ आग बुझाने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि मैं मौके पे हूं खड़ा। मैंने कहा मैं तो मौके पे खड़ा हूं, और मैंने जब आग बुझानी शुरू कर दी, मेरे साथ जो स्टाफ था, कार्यकर्ता थे, आग बुझानी शुरू कर दी, तो फिर डीएम भी और डीएफओ भी तब पहुंचा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वन मंत्री जी को इतना, ये जब घटनाएं हो रही हैं पहाड़ों में, और मैंने इसलिए कहा पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक और मैदान में जो है खूनियों का आतंक। हमारा पूरा उत्तराखंड इस समय आतंकवाद के जद में जी रहा है, और मैं ये इस बात के लिए माननीय सुबोध उनियाल जी को माफी मांगनी चाहिए, उनसे उनको इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया है, किसी के दर्द पर, किसी के घाव पर नमक छिड़कने की कोशिश की है, और नमक नहीं छिड़का है, एसिड छिड़कने की कोशिश की है। उनके घाव को, उनके दर्द को और बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। और हम तो आज उनके, मैं देखिए बहुत व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन उनके इस शब्द से मैं इतना पीड़ित हुआ हूं कि मैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहा हूं कि वन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने उत्तराखंड के उन तमाम लोगों के दर्द को और दर्द को आगे बढ़ाया, जिनके परिवार के लोग आज जंगली जानवरों के कारण आज हम उनके परिवार के लोग जिन्होंने खो दिए हैं। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र के गांव सटोली की काजल ने एसडीएम बनकर अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन किया है, जिसके बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। राज्य मंत्री शामवीर सैनी ने भी उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि काजल ने पहले ही बीएमएस किया था और फिलहाल सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात रही, और अब जब उनका चयन एसडीएम पद पर हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कड़े परिश्रम के बाद वह इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रही। बहुत खुशी है जी, बहुत ही खुशी है। और 9 साल की बुढ़िया हमने मोदी में गई है, पहले फिर मोदी इंटर किया, फिर उसने क्या नाम मेडिकल कॉलेज से बीएमएस किया, उसके बाद 2019 से इस फील्ड में है सहायक समीक्षा अधिकारी पोस्ट पर। भी बहुत खुशी और आज उससे ज्यादा खुशी है। तो मैंने अपनी शुरुआत 2019 से करी थी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, और पहले तो यूपीएससी का सोचा था पर वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर मैं स्टेट पीसीएस में आई, और स्टेट पीसीएस की जो सबसे प्रेस्टीज जॉब है सर वो एसडीएम ही है, और मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करी थी सर। फाइनली मुझे सक्सेस मिली, तो मैं बहुत खुश हूँ। कितना कड़ा परिश्रम आपको करना? सर आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, लगभग 6-7 साल तो लग ही गए हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो परिश्रम तो सर लगा है, बहुत लगा है। आगे क्या प्रोसेस रहेगा? सर आगे तो जैसे भी मतलब मुझे जहाँ पोस्टिंग मिलेगी वहाँ को ध्यान में रखते मैं कार्य करूंगी। बाकी तो सर जैसा फील्ड में रह के मैं थोड़ा थोड़ा सीखूंगी, जैसा काम होगा ऐसा करूंगी। देखिए पूरे गांव के लिए नहीं, सडोली गांव के लिए नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी का विषय कि हमारे गांव की बिटिया काजल सैनी एसडीएम बनी है। मैं इनके पूरे परिवार को, इनको पूरे गांव को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से इन्होंने हौसला दिखाया, जिस तरीके से इन्होंने एसडीएम में इनका चयन हुआ, आज हम इनके का चयन तो देख रहे हैं, एसडीएम में इनका चयन हुआ, लेकिन इसके पीछे की इनकी मेहनत, इनकी कड़ी मशक्कत, इनके परिवार की मेहनत और इनके परिवार की एक बिटिया को आज़ाद तरीके से पढ़ने की सहूलत देना आज के समय में वो भी बड़ा विषय है। तो परिवार का और इस बिटिया का अहम योगदान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, ऊपर वाला आपकी मेहनत नहीं मारेगा। और वास्तविकता तो ये है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके नौकरियां आगे पीछे घूमती हैं, ये भी सत्य है। बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि भाई हाँ हमें नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन मेरा कहना यहाँ ये है कि अगर आप वास्तविकता में दिल से मेहनत करोगे और लगातार मेहनत करोगे तो नौकरियां, या फिर नौकरियों के अलावा जो भी अगर अलग अलग आप व्यवसायों में, अलग अलग प्रोफेशंस में, तो निश्चित रूप से आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन काजल सैनी जी को, उनके पिताजी को, हमारे ग्राम प्रधान जी हैं सडोली के, हमारे
बड़े लोग हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं। सबको और आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सब बच्चों से ये मैं दरख्वास्त भी करता हूँ, ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई आप भी ऐसे ही काबिल बन करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करो, अपने घर का नाम रोशन करो, इस पूरे जनपद का नाम रोशन करो, उत्तराखंड का नाम रोशन करो। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इस सड़ौली गांव से बड़े डॉक्टर राजकुमार जी है, सैनी राम कुमार सैनी जी की बिटिया काजल सैनी बहुत होनहार है और इससे पहले भी इसका समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हुआ है। अब ये शहरी विकास विभाग में जॉब कर दिया है, लेकिन थोड़ी 1-2 नंबर की कमी रही थी, इसने उसको पूरा कर दिया और इस बैच में इसे उपजिलाधिकारी मिला है उत्तराखंड में। मैं इस कामयाबी के लिए काजल सैनी को और इसके माता पिता दोनों डॉक्टर राम कुमार जी को, इसकी माता जी को भी और इसके भाई और गुरुजनों को भी बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनको सहयोग किया और इसने मेहनत की है और आज इसने जो उत्तराखंड का जो एक समझ ये सिविल सर्विस का मुकाम है वो हासिल किया है, एसडीएम बनी है। और साथ साथ मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने नकल माफियाओं पे जो एक समय नकेल कसी है और पारदर्शी तरीके से जो ये रिक्रूटमेंट प्रक्रिया अपनाई है और इससे जो है सुदूर के गरीब क्षेत्र के ऐसे बालकों के भी जो है उनकी भी पोस्टिंग हुई है, उनको अपॉइंटमेंट हुए हैं। इसके लिए हमारे काजल के माता पिता और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। देहरादून के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश अनुसार पूरे देश में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है ताकि सड़कों पर केवल वही वाहन चले जो पूरी तरह सुरक्षित और फिट हो। आरटीओ संदीप सैनी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में जब विभाग ने एटीएस के डेटा का गहनता से विश्लेषण किया तो कई संदिग्ध मामले सामने आए। देहरादून में पंजीकृत कई छोटे बड़े कमर्शियल वाहन फिटनेस टेस्ट के लिए उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, उत्तर प्रदेश, बिजनौर और यहाँ तक कि झारखंड के रांची जा रहे हैं। अभी भारत सरकार द्वारा पिछले 1-2 सालों से हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर जो है उनकी स्थापना के लिए पूरे प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को निर्देशित किया गया है, जिससे गाड़ियां जो है उनकी फिटनेस ठीक रह सके और रोड पे अच्छी गाड़ियां चलें। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ एटीएस का जो हम पूरा डेटा हम खंगाल रहे थे तो हमने ये देखा कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो अन्य प्रदेशों में जाके उन्होंने फिटनेस करवाई है, जो डेटा से पता चल रहा है। जैसे यहाँ की कुछ गाड़ियां छोटा हाथी या ट्रक या कुछ इस टाइप की गाड़ियां हैं जिन्होंने ग्वालियर में, इंदौर में, बिजनौर में, रांची में फिटनेस करवाई है। तो थोड़ा ये हमारे को संदिग्ध लग रहा है कि सिर्फ फिटनेस करवाने इतनी सारी गाड़ियां बाहर प्रदेशों में नहीं जा सकती। तो अभी हम उन सभी गाड़ियों को हमने चिन्हित कर लिया है, लगभग 100 के आसपास की गाड़ियां हैं, उनको हम नोटिस दे रहे हैं और उनसे हम प्रूफ भी मांग रहे हैं कि आप जिस दिन गए हैं फिटनेस करवाने, आप हमारे पास टोल का डिटेल दीजिए जिससे हमारे को कंफर्म हो कि गाड़ी गई है और उनकी फिटनेस हम अपने ट्रांसपोर्ट जो हमारे आरआई होते हैं उनसे चेक करवाएंगे। अगर कोई भी खामी पाई जाती है तो फिटनेस कैंसिल की जाएगी। साथ ही जो संबंधित एटीएस हैं अदर स्टेट्स के, रांची बिहार के और बिजनौर के, ग्वालियर के, हम उनको भी नोटिस भेज रहे हैं कि आपके यहाँ जिस दिन ये गाड़ी आई है उसकी हमारे को पूरी डिटेल दें, आपने किस दिन फिटनेस करी, कैसे फिटनेस करी, उसका पूरा रिकॉर्ड्स हमें उपलब्ध करवाएं। साथ ही वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, एआरटीओ, आरटीओ और वहाँ का परिवहन मुख्यालय, हम वहाँ पर भी उनको एक पत्राचार कर रहे हैं कि आपके स्टेट में जो एटीएस सेंटर्स हैं इस तरीके से फिटनेस कर रहे हैं, जो कि अगर उसमें गड़बड़ पाई जाती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच भैरव सेना भी अब सड़कों पर उतर चुकी है। भैरव सेना आज जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बीकेटीसी के खिलाफ नारेबाजी करी। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी राज्यपाल को प्रेषित किया। भैरव सेना के केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के 4 धाम सभी सनातनियों की आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं और अपनी मेहनत की जमा पूंजी खर्च कर भगवान के दर्शन की इच्छा से आते हैं, लेकिन बीकेटीसी जो वीआईपी दर्शन के नाम पर 1100 रुपए लेकर इन आस्था के केंद्रों का व्यवसायीकरण कर रहा है, वह बड़ी संख्या में धामों में आए भक्तों की आस्था से खिलवाड़ है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। लोग देश विदेश से यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं
कई लोग जब यात्रा करते हैं तो बेचारे कहीं से उधार लेके अपने गहने बेचे, कई प्रकार के यहाँ पर मतलब इस तरह से लोग यात्रा करने आ जाते हैं ताकि उनको मौत की प्राप्ति हो। लेकिन वर्तमान में जो बीकेटीसी का जो बोर्ड है, नया बोर्ड जो बना हुआ है, उस बोर्ड के द्वारा कुछ ऐसे तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं कि जिनके कारण जो है कहीं ना कहीं आस्थावान भक्तों की आस्था को चोट पहुंच रही है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है, किस तरह से वहाँ पे जो वहाँ के पंडा पुरोहित है, जो वहाँ की हक हकूकदारी है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से वहाँ पर जो है वीआईपी दर्शन के नाम पे 1100 की रसीद कटवाई जा रही है और रात को 11 से लेकर सुबह के 6 बजे तक जो है वहाँ पर विशेष पूजा का प्रावधान है, जिसके लिए 5000 से लेकर और जो भी उनका शुल्क तय होता है वो लिया जा रहा है। तो क्या भक्तों को भी जो है अब व्यवसाय करने में तोड़ दिया गया है? तीर्थाटन को पर्यटन में बदलकर जो है जिस तरह से यहाँ की तीर्थों की जो मतलब यहाँ की जो आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत संवेदनशील है और सोचनीय विषय है, जिसको लेकर आज भैरव समाज संगठन द्वारा जो है बीकेटीसी के बोर्ड के द्वारा जो वहाँ पर जो तुगलकी जिस तरह से हिटलरशाही की जा रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए।